अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द निमोनिया होता क्या है, ठीक है। उसकी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, एनाटॉमिकल, क्लिनिकल और इटियोलॉजिकल। उसके अलावा हमने देखा था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस में ज़्यादा कॉमन होते हैं और क्या काम ज़्यादा करते हैं, और हमने टेबल डिस्कस किया था, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस करना है वो है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है इसकी, और बहुत ज़्यादा पेपर्स में आती है, ठीक है। सो उससे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं। आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज में भी हैव द मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। सो आपको जो है ना इसकी ये जो हमारे पास निमोनिया है इसमें होगा क्या, इसकी जो है हमारे पास देखें आपके पास नॉर्मल एल्वुलाई है एक तरफ, और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली हो रहा है निमोनिया, ठीक है। सो कम्युनिटी वाइड निमोनिया की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो आपको पता है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ये सबसे पहले अंदर आता है, अंदर आके अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस होता है, उसने ऐसे ही करना होता है, अंदर आता है, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये एल्वुलर मैक्रोफेजेस पहले के हमारे वहाँ पे पड़े होते हैं, ये वो वाले मैक्रोफेजेस हैं, ये वो नहीं है जो ब्लड से आ रहे हैं, ये वहाँ पे पहले से पड़े होते हैं जो प्राइमरी फाइट करना शुरू करते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। सो ये मैक्रोफेजेस जो हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे उनके खिलाफ लड़ते हुए, और फिर हमारी ब्लड ब्लड जो है यहाँ पे ये देखें वेजल है हमारी, और ये कंजेशन स्टार्ट हो जाती है। वेजल जो होती है वो डायलेट होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये देखें ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ है, और उसमें से सारे वो जो हमने पीछे सेल्स देखे हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा होना शुरू हो गए, लिम्फोसाइट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, वो ब्लड में आए हैं, वहाँ से आके वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो एक तो साइटोकाइंस भी वहाँ पे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन भी फास्ट हुई हुई है, न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पे आ गए हैं, सारे लिम्फोसाइट्स आ गए हैं, वहाँ पे मैक्रोफेजेस हैं, वो सारे उनके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से ना ये जो हमारे पास ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसको जो है ना पेशेंट्स के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा होता है, इसकी वजह से ना हम इसको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सो आपके पास ये स्टेजेस होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि राइट द 4 स्टेजेस ऑफ द निमोनिया। तो होता कुछ भी नहीं है मसला, बस ये है कि वो जो हमारे पास ये सारी एक कहानी हुई हुई है ना शुरू के, जी हमारे बाहर से पैथोजेंस आ गए और उसके अगेंस्ट हमारे ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं, लड़ना शुरू कर दिया है। तो वो जो सारी कहानी है उन्होंने उसको उसको 4 स्टेजेस दे दिए हैं। अब जो पहली स्टेज है ना, जो स्टेज ऑफ कंजेशन है, फिर हमारे पास स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन है, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन है, और फिर रेजोल्यूशन है, ठीक है। मीन्स दैट रेजोल्यूशन में आपको क्या समझ आ रही है, रेजोल्यूशन में सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मर जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है, या हम हार सकते हैं या वो जीत सकता है, ठीक है। कंजेशन में देखें क्या हो रहा है, कंजेशन में हमारे पास मैंने आपको बता दिया वो जो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा था वो एक्चुअली हमारे पास कंजेशन फेज़ में होता है, और थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि उसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स हमें ज़्यादा मिलते हैं कंजेशन फेज़ में, ठीक है। और फिर हमारे पास रेड हेपेटाइजेशन होती है। रेड इसको क्यों नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ना हमारे आरबीसीज ज़्यादा होते हैं, आपको आरबीसीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास होता है लंग वो बहुत ज़्यादा लाल नज़र आता है, रेड नज़र आता है, ठीक है। और हेपेटाइजेशन क्यों कहा है, क्योंकि देखिए हमारा नॉर्मल जो लंग होता है उसमें एयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये सारा कुछ काम हो रहा होता है ना, तो हमारे जो लंग होता है उसमें नॉर्मली एयर प्रेजेंट नहीं होती। अब हमारा जो लंग होगा ना उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी, हमें ऐसे लगेगा कि ये इतना हार्ड हो गया, इतना मतलब जब पहले बिल्कुल सॉफ्ट था और अब इतना हार्ड उसकी कंसिस्टेंसी देखने से लगेगा, तो हमें लगेगा कि जैसे लिवर है, ठीक है। तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक्चुअली हमारे लिवर की तरह लगेगी, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं हेपेटाइजेशन, ठीक है। ये लाल नज़र आएगा तो रेड, क्यों, आरबीसी ज़्यादा हुए हुए हैं स्टेज में, ठीक है। अब जी हमारे पास जो थर्ड स्टेज होगी उसमें ग्रे हेपेटाइजेशन में हमें जो है ना फाइब्रोसिस मिलना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस वजह से वो ग्रे कलर का हो जाएगा, और हेपेटाइजेशन अगेन कि हमारा जो लंग होगा वो हमें लिवर की तरह नजर आएगा, और रेजोल्यूशन में सारा कुछ जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। सो एक्चुअली हमारे पास यही 4 स्टेजेस है। कंजेशन में क्या है, 2 चीज़ें हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल ज़्यादा हुए हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हुए हैं। रेड हेपेटाइजेशन में आरबीसी ज़्यादा मिलेंगे हमें, ठीक है। ग्रे हेपेटाइजेशन में हमें फाइब्रोसिस मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बस इनको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, और मसले की कोई बात ही नहीं है कि आपके पास स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज ऑफ कंजेशन है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको जो है सॉरी आपको स्टेज ऑफ कंजेशन में क्या मिल रहा है, आपको ब्लड हाइपरडीमिया मिल रहा है, मींस दैट वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, कंजेशन मिल रही है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिलेंगे। रेड हेपेटाइजेशन में क्या होगा, आपको आरबीसीज मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा। और ग्रे हेपेटाइजेशन में आपको फाइब्रिन एक्सुडेट मिलना शुरू हो जाएगा। और स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये वाली स्टेज डिस्कस करते हैं, स्टेज ऑफ कंजेशन, ठीक है। स्टेज ऑफ कंजेशन में आपको क्या नज़र आएगा, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ग्रॉस में अगर हम देखेंगे लंग को, तो ये हमारे पास होता है हैवी हुआ होता है, बॉगी हुआ होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जब इसको कट करते हैं इसमें से फ्रॉथी फ्लूइड निकलता है। स्टेज ऑफ कंजेशन में हमें क्या मिल रहा है, ग्रॉस में अगर हम देखें तो अपने लंग को, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हुआ हुआ है, ठीक है। और
अगर हम इसको इसको कट सरफेस करें ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल रहा होता है, क्योंकि जो कंजेशन की स्टेज होती है ना, इसमें हमें दो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। एक हमें पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ज़्यादा मिलते हैं सेल्स, और दूसरा हमें यहाँ पे एडेमा बहुत मिलता है। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले सारे अंदर जो सेल्स जमा हुए हैं, ये वाले जो हैं, ये वाले, ठीक है, ये जो पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर है, मीन्स दैट इनके न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा है, तकरीबन 3 से ज़्यादा होते हैं। पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, आरबीसीज इसमें कम होते हैं, ठीक है। लेकिन एडेमा हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कंजेशन की स्टेज है। कंजेशन मीन्स के बहुत ज़्यादा एडेमा होगा, बहुत ज़्यादा पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होंगे। तो ग्रॉस में आपने याद रखना है कि ये स्टेज हमारी 2 दिन तक रहती है। ग्रॉस में हमें लंग जो है वो हैवी मिलता है, रेड कलर का मिलता है, ज़्यादा रेड नहीं मिलता, रेड वाली भी स्टेज आएगी, ठीक है, लेकिन हैवी मिलता है। फ्रॉथी फ्लूइड होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, लंग के अंदर। माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या मिलता है, हमें कंजेशन मिलती है कैपिलरीज की, हमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा, एडेमा बहुत ज़्यादा मिलता है, हमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मिलते हैं, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो डायलेशन एंड द कंजेशन ऑफ द कैपिलरीज इन द एल्वुलर वॉल्स एंड द एयर स्पेसेस इन द एल्वुलाई आर फिल्ड विद द पेल eosinophilic fluid with few neutrophils, red cells and numerous bacteria। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे, न्यूट्रोफिल्स आगे होंगे, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, आरबीसीज कम होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरी स्टेज आती है वो आती है स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, ठीक है। स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन में देखें, ये आपकी दूसरी स्टेज आ गई। यहाँ पे स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, इसमें आपका जो लंग होगा वो ग्रॉसली आपको जो है वो रेड मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेड मिलेगा, ठीक है, फॉर्म मिलेगा, सात हो गया होगा। अब उसमें एयर नहीं होगी जैसे पहले हमारे लंग में थी, अब एयर नहीं है इसमें, सारी वो फ्लूइड से भरा हुआ है ये, इस वजह से एयर ख़त्म हो जाएगी, और इस वजह से उसकी जो कंसिस्टेंसी आएगी वो हमारे लिवर की तरह की आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये फुल हमें रेड नज़र आएगा, ग्रैनुलर मिलेगा। सो रिमेंबर द रेड इन द फॉर्म लंग्स मिलेंगे हमें, ठीक है। और ग्रॉस में ये है कि द लोब पेयर्स रेड फॉर्म एयरलेस, एंड कट सेशन में हमें जो है ग्रैनुलर अपीयरेंस मिलती है। ये हमारे पास जो स्टेज होती है वो थी हमारे पास 102 दिन की, ये 2 से 4 दिन जो है उसमें आती है। अब यहाँ पे अगर आप अपने माइक्रोस्कोपिक वर्जन को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हमारे जो आरबीसीज हैं वो बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें कितने ज़्यादा आरबीसीज हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे थे कोई आरबीसीज, थोड़े से नज़र आ रहे थे, आपको ज़्यादा एडमा मिल रहा था, कंजेशन मिल रही थी, यहाँ पे आपको आरबीसीज ज़्यादा मिलेंगे। तो इसकी माइक्रोस्कोपी में आप क्या लिखेंगे, एल्वुलाइक शो एक्सुडेट, एंड बहुत फाइब्रिन मिलेगा हमें, फाइब्रोजिन मिलेगा थोड़ा सा, न्यूट्रोफिल्स और आरबीसीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एडिमा फ्लूइड जो है वो हमारे पास अब यहाँ पे थोड़ा सा फाइब्रिन आना शुरू हो जाएगा, मतलब पहले देखें एडिमा कितना ज़्यादा हुआ है, एडिमा फ्लूइड कितना ज़्यादा था, अब यहाँ पे वो जो एडिमा है वो यहाँ पे सेप्टा जो है इसमें थोड़ी सी फाइब्रोसिस स्टार्ट होगी हुई है, ठीक है। और जो है यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल जो होते हैं उन्होंने इंजेस्ट कर लिया होता है बैक्टीरिया को। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या था, बैक्टीरिया बाहर थे, सेकेंड स्टेज में क्या है, न्यूट्रोफिल्स आगे हुए हैं, उन्होंने हमारे बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमें जो है वो नज़र आएगा, ठीक है, आरबीसीज नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा, और जो न्यूट्रोफिल्स होंगे उन्होंने बैक्टीरिया को खा लिया होगा, और एडिमा फ्लूइड जो है उसकी जगह फाइब्रिन आ गई होगी, ये हमें जो है वो सेकेंड स्टेज में नज़र आएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज कौन सी थी, ग्रे हेपेटाइजेशन की स्टेज थी, ठीक है, जिसको हम लेट कंसोलिडेशन स्टेज भी कहते हैं। अब ये जो है ये 4 से 8 दिन के लिए होता है। इसमें देखें, इसमें आपका लंग आपको कैसा नज़र आ रहा है, ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लंग होगा उसका रेड कलर नहीं होगा, उसकी ग्रे अपेयरेंस आना शुरू हो जाएगी, और कट सरफेस पे हमें ग्रे कलर का ग्रैनुलर अपेयरेंस मिलेगी, और उसी तरह हमें फर्म लंग्स मिलेंगे, ठीक है। फर्म लंग्स मीन्स कि उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिवर की तरह की होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी माइक्रोस्कोपी में अगर आप देखें तो माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नज़र आएगा, आपको आरबीसीज ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, आरबीसीज अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कहीं नज़र आ रहे हैं आरबीसीज, कहीं भी नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। आपको नज़र क्या आ रहा है, आपको ज़्यादा जो है आपको सबसे ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है, आपको फाइब्रिन नज़र आ रहा है, ठीक है, डेंस फाइब्रिन, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे कम हो गए, मैक्रोफेजेस भी कम हो गए हुए हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस लास्ट स्टेज में ज़्यादा आएंगे, अभी तक मैक्रोफेजेस जो है वो थोड़े हैं, न्यूट्रोफिल्स कम है, आरबीसीज डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। और आया क्या हुआ है, यहाँ पे फाइब्रस एक्सुडेट आया हुआ है, तो प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेड सेल्स, माइक्रोस्कोपी में आप लिखेंगे फाइब्रिनो सेपरेटिव एक्सुडेट्स मिलेंगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा फाइब्रस मिलेंगे आपको, न्यूट्रोफिल्स कम मिलना शुरू हो जाएंगे, मैक्रोफेजेस यहाँ पे आना शुरू कर देंगे जो पहली 2 स्टेजेस में नहीं थे, ठीक है। देयर इज़ अ क्लियर स्पेस बिटवीन द एल्वियोलर वॉल एंड द एक्सुडेट ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द फाइब्रिन थ्रेड प्रेजेंट इन द एक्सुडेट, मीन्स दैट यहाँ पे आपको फाइब्रिन बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और मैक्रोफेजेस आना शुरू कर देंगे। और फिर जो लास्ट स्टेज आपको नज़र आ रही है रेजोल्यूशन की स्टेज है, रेजोल्यूशन की स्टेज में आपको
क्या हो जाएगा, अब आप ग्रॉस में देखें रेजोल्यूशन को, पूरे ग्रे कलर के आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं। और इसकी माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो अगर आप कंपेयर करो तो फर्स्ट स्टेज में आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे, सेकंड स्टेज में आपको सबसे ज़्यादा आरबीसीज नज़र आएंगे, थर्ड स्टेज में आपको मैक्रोफेजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और फोर्थ स्टेज में बहुत ज़्यादा माइक्रोफेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। पहली स्टेज में एडिमा होगा, दूसरी स्टेज में आपको फाइब्रिन नज़र आना शुरू हो जाएगा, थर्ड स्टेज में बहुत ज़्यादा फाइब्रिन नज़र आना शुरू होगी, डेंस फाइब्रिन होगी, और फोर्थ स्टेज में मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। इनके आपने डेज भी याद रखने हैं कि पहले जो है वो 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन, फिर हमारे पास 4 से 8 दिन, और फिर 1 से 3 वीक, और हमारा इस तरह से रेजोल्यूशन हो जाती है। ये रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, ठीक है, स्टेज हमारे पास ठीक हो रहा होता है पेशेंट का लेवल, ठीक है। तो रेजोल्यूशन हो जाएगी हमारे पास, अकर्स बाय लिक्विफेक्शन ऑफ द प्रेवियस फ्लूइड। किस तरह से होगा कि सारा जो हमारे पास जो है वो जो कुछ निकला हुआ है वहाँ पे एक्सुडेट, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लिक्विफेक्शन होना शुरू हो जाएगी। और हमारे जो इंजाइम्स होंगे, जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ना, वो हमारे पता है न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनके लाइसोसोम्स में से इंजाइम्स निकलते हैं, वो इंजाइम्स आके सारी वो जो वहाँ पे चीज़ें होंगी उनको खाना शुरू कर देंगे। हमारे मैक्रोफेजेस जो आपको फोर्थ स्टेज में रेजोल्यूशन में नज़र आएंगे, वो हमारे सारी वो जो गंद मिला होगा उसको खा लेंगे, ठीक है। और वो सब कुछ जो गंद है वो हमारी लिम्फेटिक्स के थ्रू हमारी लिम्फेटिक सप्लाई में चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो रेजोल्यूशन में क्या होगा, अगर तो हम हेल्दी लोग हैं ना, तो हमारे अंदर अगर निमोनिया होता है, उदाना आस्था, तो ये रेजोल्यूशन की स्टेज में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है, मैक्रोफेजेस सब कुछ खा लेते हैं, लिम्फेटिक्स के थ्रू सब कुछ वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और इंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास उसको ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। सो ये जो आपको स्टेज नज़र आ रही है, ये कौन सी है, रेड हेपेटाइजेशन वाली। ये कौन सी है, ग्रे हेपेटाइजेशन वाली, ठीक है। सो कंजेशन में आपको क्या नज़र आया था, न्यूट्रोफिल्स नज़र आए थे, एडिमा नज़र आया था। रेड हेपेटाइजेशन में आपको आरबीसीज बहुत ज़्यादा नज़र आए थे। ग्रे हेपेटाइजेशन में आपको फाइब्रिन नज़र आई थी, और रेजोल्यूशन में आपको मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा नज़र आए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल्स और जो है बहुत ज़्यादा एडिमा नज़र आया था। ये आपने चीज़ें याद रखनी। अच्छा, ये वो केसेस थे जिसमें ना हमारा रेजोल्यूशन हो जाती है, हमारी बॉडी फाइट करके ना उन बैक्टीरिया, उन वायरसेस वगैरह को ख़त्म कर देती है, ठीक है। अगर हम हार जाते हैं, मींस दैट के वो बैक्टीरिया हमें ओवरकम कर लेते हैं, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लंग एब्सेस कहते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि राइट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द निमोनिया। निमोनिया की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। निमोनिया की सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपका एमसीक्यू भी है कि वो कौन सी होती है, लंग एब्सेस, ठीक है। मींस दैट कि वो जो पस है वो एक हमारे पास कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, ठीक है, और हमारी बॉडी हार जाएगी उस केस में। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, लंग एब्सेस, ठीक है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सेकंड जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये कि देखें हमारी जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ से लंग के अंदर से बाहर निकल के हमारी प्लूरल स्पेस में आ जाए, जो प्लूरल कैविटी हमारे पे लाइन करी होती है उसके अंदर आ जाए, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, प्लूराइटिस वहाँ पर हो जाए। तो ये बहुत मसले की बात होती है ना, आपने पढ़ा है ना, एटेलेक्टेसिस होना शुरू हो जाती है, फिर कोई भी वाइट चीज़ हो, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है। फिर हमारे लंग्स ख़राब हो जाएंगे, फिर हमारी हार्ट ख़राब हो जाएगा। हार्ट कैसे ख़राब होगा, हेयर इज़ एक्चुअली देखें, सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ किसी भी जगह पे हो सकता है और कहीं भी होगा, उसने क्या करना है, हमारी पूरी बॉडी पे फैल जाना है, किसके थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू, ठीक है। सो सेप्सिस, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज सेप्सिस, कि सेप्सिस के थ्रू हमारे सारे जो सिस्टम होते हैं ख़राब हो जाते हैं, हार्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। सेप्सिस की वजह से जो है होल हमारे ऑर्गन फेलियर हो सकता है, इस वजह से पेशेंट्स की डेथ हो जाती है निमोनिया के लोगों की, ठीक है। एक तो उनको रेस्पिरेशन वगैरह वैसे ही नहीं आ रही होती, और वैसे ही जो है ना ये सेप्सिस वगैरह, सेप्सिस की वजह से पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है और डेथ, ठीक है। सो 3 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं, सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन लंग एब्सेस, देन द प्लूराइटिस, देन सेप्सिस, ओके। सो दिस इज़ एक्चुअली द पास्ट क्वेश्चन जो आपके नमूनिया से आए हुए हैं, और आप देखें तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो आपके पास लड़का आया है, ठीक है, फीवर चिल्स के साथ आया, कफ के साथ आया, और उसको स्पूटम निकल रहा है उसके गले में से, ठीक है। सो नमूनिया पता चल गया, आपने बताना है कि जो है ना कौन से 4 बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं। आपने वो याद किया था ना, MMSS, ठीक है, वो सारे मैंने आपको बताए थे, लिजिनेला वगैरह, वो आ जाएंगे। अब उसके बाद मैं बताया हुआ कि 4 स्टेजेस क्या होती हैं, उनका नेम लिखते हैं जस्ट। 4 स्टेजेस आपने इतनी दफ़ा पढ़ लिया, आपको समझ आ गई है। कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं मैंने अभी आपको बताई हैं तीनों। उसके बाद जी हमारे पास मेल था, उसको डायबिटिक था, मीन्स दैट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था, और उसको कफ हो रही है, स्पूटम, फीवर चिल्स हो रहे हैं, एक्सरे हो रहा है, ठीक है, एक्सरे हमने किया है, तो उसमें कंसोलिडेशन हमें मिली है, ठीक है। सो डायग्नोसिस क्या होगी, निमोनिया होगा। 4 स्टेजेस आपने लिख देनी है, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, एंड द फाइनली रेजोल्यूशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशंस आपने लिखनी है 2, कोई भी लिखनी है आपको 3 आती हैं, बल्कि सेप्सिस आती है आपको। सबसे ऊपर आपने एब्सेस लिखनी है, लंग एब्सेस, प्लूराइटिस और आपके पास जो लास्टली आती है सेप्सिस, ठीक है? ये लिख दिया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जो है ना फीवर, चिल्स वगैरह हो गया, कफ हो गई, ये हो गया, वो हो गया जी, निमोनिया पता चल गया, निमोनिया आपने बताना है कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुए हुए हैं, फिर आपने बताना है 4 स्टेजेस हमारे पास कौन सी हैं, कॉम्प्लिकेशंस घुमा घुमा फिर आके वही 3 चीज़ें पूछी हुई हैं बार-बार, ठीक है? आगे वो जी फीवर है, उसको कफ हुआ हुआ है, स्पूटम निकल रहा है, कौन सी डायग्नोसिस है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर और ग्रॉस पिक्चर बता दें जी। तो वो आपने बता देनी है, आपको पता है कैसी होती हैं, ठीक है? और वो स्टेजेस में क्या-क्या आपको नज़र आ रहा होता है। उसके बाद जी आपके पास ये आया पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट आया जी आपके पास, ठीक है? तो उसके अंदर ये फ़ीवर वगैरह और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं। अब आपने 3 मेजर कॉजेज़ बताने हैं इन पेशेंट्स के अंदर जो हो सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना ये पेशेंट, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में कौन इन्फेक्शन कॉज़ करता है वो आपने बता देना है कि निमोनिया वो हो सकता है, सुडोमोनास हो सकता है, लिजुनेला मैंने आपको बताया था जो आपके पास ट्रांसप्लांटेशन के लोग होते हैं उनके अंदर हो सकता है। सो वो आपके पास हो गया। उसके बाद एड्स पेशेंट के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, तो ये हमारे पास होगा। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ निमोनियाज़, कौन से होते हैं, आपको क्लासिफिकेशन मैंने 3 तरह से बताई है। आप उस तरह से बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन वो अच्छी से बना के अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएँ। ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आपने बता देनी है। फाइनली ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये आपके पास मॉर्फोलॉजी की एक बुक है, शाहबाज़, ठीक है? ये आप बाय कर लें। इसके अंदर मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से लिखी हुई है। आप उसके साथ जो है 200 रुपीज़ की है और डिलीवरी चार्जेस ऑलमोस्ट 100 हो जाते हैं, तो 300 में ये आपको बुक मिल जाएगी। उसमें ये होता है कि जो भी आपके पास ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये आपके पास जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इसके आगे ना चीज़ें ऐड करते जाएँ। जो आपको लगता है कि इसके अंदर डेफ़िशिएंट है वो ऐड करते जाएँ। इससे होता है कि आपकी रिवीजन बहुत ईज़िली अच्छी से हो जाती है। ठीक है? जैसे ये है, इसमें भी आपके पास, तो अगर आपके पास आप करो बाय, तो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द निमोनिया।